जी नमस्कार। सिटी स्पाइडी के लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे दो बातें ये सेशन शुरू करने से पहले याद आई। यूं कहूं कि टॉप कोट जो इंडिया में कई साल पिछले बीते सालों में हमें सुनने को मिले, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, संकल्प से सिद्धि, और क्या सोचना है नहीं कैसे सोचना है पर हमारी शिक्षा प्रणाली जो हो बेस्ड हो। इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें जब हमने सुनी और उसके कैंपेन्स चले तो दिल खुश होता है ये सब सुन के कि कितना अच्छा सब कुछ होने वाला है और शिक्षा प्रणाली में चेंजेस आएंगे। हमारे बच्चे जो हैं वो बेहतर उनको शिक्षा मिलेगी और वो बेहतर जीवन जो है जी सकेंगे। लेकिन फिर एक अचानक से ऐसी महामारी आती है जो पूरी प्रणाली को ध्वस्त करके रख देती है। बच्चों के एग्जाम्स रद्द करने पड़ जाते हैं। पिछली बार जब कोरोना महामारी आई तो स्कूल्स पर ताले लग गए। तालाबंदी सिर्फ बाजार पर नहीं, स्कूलों पर भी लग गई थी। एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए। इस बार भी जो है 10वीं के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए। 12वीं क्लास के यानी क्लास 12 के एग्जाम्स जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए और उस पर भी बखूबी कोई बहुत तरीके से जो है सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से अभी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं आई है कि किस दिन क्या होगा और कैसे कैसे होता जाएगा। और इस मुहिम में आज के इस एजुकेशन सेशन में मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम कुछ ऐसे सुझाव जो हैं लेकर निकाले अपनी चर्चा से, निष्कर्ष से, कि वो आगे एजुकेशन सिस्टम को जो है हेल्प करें और पेरेंट्स को भी जो है, अभिभावकों को भी समझने में पूरी पूरी मदद करें। और इसी चर्चा में मेरे साथ जो है बहुत ही दो खास मेहमान जुड़े हैं। प्रोफेसर सीवी शर्मा हैं हमारे साथ। ये जो हैं प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन इग्नू में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। ये चेयरपर्सन रहे हैं NIOS के। और साथ ही मेरे साथ जुड़ रही हैं अपराजिता गौतम जो कि दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। अपराजिता जी जो है वो स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए सवालों पर, उससे जुड़ी हुई बातों पर, मुद्दों पर, जुड़ी हुई मुश्किलों से जो है हमेशा अपने सुझाव जो है सरकार तक पहुंचाती रहती है। और प्रोफेसर साहब जो हैं वो कॉलेज में स्कूल ऑफ एजुकेशन में रहे हैं और वहीं पढ़ाते हैं, तो एजुकेशन की फील्ड में उनका बहुत काम है, तो वो हमें भी ये समझा सकते हैं। आज उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे सुझाव हैं जो वैल्यूएशन सिस्टम में लिए जा सकते हैं ताकि जो है हम इस स्थिति को बेहतर बना सकें। मैं शुरुआत प्रोफेसर शर्मा से ही करना चाहूंगी। प्रोफेसर शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा और अपराजिता गौतम जी भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रुति जी, जैसा आपने मेरा परिचय दिया, मैं शिक्षा विषय में ही आचार्य हूँ, प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन हूँ। तो जी। मेरी पढ़ाई लिखाई, शोध, सारा कुछ शिक्षा कैसे हो इसी पर हुई है। यूं कहें कि हम बैठते जरूर विश्वविद्यालयों में हैं, जो शिक्षा के आचार्य हैं, शिक्षा के क्षेत्र के टीचर्स हैं, लेकिन हम पूरे समय दृष्टि रखते हैं विद्यालय पर। आज जो हो रहा है उसके संदर्भ में अगर मैं कहूं तो दूरस्थ शिक्षा से जुड़ा रहा हूं तो दो बातें। हम 40 साल से भारत में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा पहुंचती कैसे है? हम बराबर ये बोलते हैं कि ये व्यवस्था बड़ी बनती है और इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, इसलिए सस्ती होती है। किससे पहुंचती है? जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है, जो मीडिया चैनल्स होते हैं, उसके माध्यम से पहुंचता है। ऑब्वियसली आप ये बात समझेंगी कि इस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनकी संख्या बहुत छोटी है। विश्वविद्यालयों को अगर आप देखें तो भारत में लगभग 15-16 विश्वविद्यालय हैं जो दूरस्थ शिक्षा में काम करते हैं, और विद्यालय क्षेत्र में तो केवल एक ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बात तो तय है कि हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ICT का उपयोग शिक्षा पहुंचाने के लिए करना होगा। हम दुनिया की 18% आबादी है, इतना बड़ा देश है, हम सबों के लिए एक तरह से अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, और उनको गुड कंटेंट, गुड टीचिंग में 80s में दूरस्थ शिक्षा आया, विकास हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ये लड़ाई डिस्टेंस वर्सेस फेस टू फेस हो गई भारत। And the nation has realized, the world has realized the importance of distance education. कुदरत को बीच में आकर ये कहना पड़ा। What I will say is, first is that we have
not been able to do justice with distance education in this country first. Second, हमको एक independent parallel system of distance education रखना चाहिए था, जो कि पैरेलल सिस्टम की तरह काम करता। मैं ये कहूंगा कि दुनिया भर के देशों को अगर देखें तो आप पाएंगे कि भारत के शिक्षक और पूरी व्यवस्था बहुत जल्दी विद्यालयों तक पहुंची, बच्चों तक पहुंची, इसलिए नुकसान कम हुआ। एक सवाल और चाहूंगी, उसके बाद मैं राजिता जी के पास आऊंगी। मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि आपने सारा जो है कंटेंट पहले से रेडी करके रखा था, ताकि जब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू होगी या डिस्टेंस एजुकेशन से तो आप ऐसे भी यूं ही जुड़े रहे हैं, जब वो शुरू होगी तो आप बच्चों को पढ़ा सकेंगे। तो इतना टाइम जब आपने पढ़ाया या वो कंटेंट बच्चों ने देखा, तो आपको उसमें क्या प्रैक्टिकल कमियां दिखी कि एग्जाम्स लेने में? क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन का ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रही हूँ, ग्रेजुएशन में तो ये है, इसमें से कौन सी सीख है वो हम लेकर जो है स्कूल्स में डाल सकते हैं? क्योंकि टीचर्स को अक्सर ये कंप्लेन रहती है या ये डर रहता है, फियर रहता है वैल्यूएशन सिस्टम को लेके कि बच्चा जो है चीटिंग कर सकता है। पुनः आपने मुझे एक झंझट में डाल दिया है। सिसोदिया जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े पावरफुल हैं, उनको कोट कर दिया। मैं कई बार ये बात कहता हूं कि शिक्षाविदों को छोड़ के सब जानता है कि शिक्षा कैसे हो सकती है। सिसोदिया जी सब जानते हैं कि कैसे परीक्षा लें, कैसे पढ़ाएं, कैसे स्कूल चलते हैं, ये सब सिसोदिया जी को पता है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो बोलहि प्रिय भयास, राज धर्म तन तीर कर होयहि वेगहि नास। मैं आग्रह करूंगा सिसोदिया जी और इनके तरह के तमाम नेताओं को, भगवान के वास्ते अपने विचार शिक्षा और परीक्षा पर न दें। इसका मतलब आप इस बात से सहमत नहीं हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है कि टीचर जो है वो इवैल्यूएट कर सकती है, साल भर जो है वो बच्चों को जानती है कि वो कैसे बिहेव करते हैं, तो उसके बेसिस पे कर सकती है। मैं हाँ ना में जवाब नहीं दूंगा, मैं कारण दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। अगर पूरे देश के शिक्षकों को यह अधिकार दे दिया जाए, हर स्कूल के टीचर्स को ये लोभ होगा कि मेरे ही बच्चे को 99% क्यों नहीं आ जाए, ये बच्चा तो इतना बढ़िया है, इसको 99 आना ही चाहिए। Why do we have national assessments across the world? Every nation has a national assessment. आप कह रहे हैं टीचर को करने दे दीजिए, फिर टीचर जब 99% देके निकाल देगा तो क्या होगा? There is a very good book, Freakonomics. वैसे भी 100% बच्चों के आ रहे हैं, वैसे भी 100% आजकल बच्चों के आ रहे हैं, तो आप क्या राय देना चाहते हैं? इस पर इतनी चर्चा हुई है कि मार्क्स स्पाइकिंग हुआ है, तभी तो बोर्ड्स आज सकते में है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आपने पहले तो टीचर्स को मार्जिन पर कर दिया। पहले उनको ये कहा आप बेकार हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, आप पढ़ा नहीं सकते हैं, और तब कहा अब आप कह रहे हैं कि टीचर्स के मार्किंग पर विश्वास करो। You have demoralized the whole teaching community of this country, I am sorry to say. And now you say कि इनको assessment का अधिकार भी दे दीजिए। The scientific method of assessment. Assessment is not the child's play. पूरे देश को आज जरूरत है कि आप 2000 एग्जाम सेंटर्स बना दीजिए। मेरा ये कहना है ऑन डिमांड एग्जाम करो, एग्जाम सेंटर्स परमानेंट बना दो, क्वेश्चन पेपर्स की कमी नहीं है, एक नेशनल असेसमेंट सेट करिए, एक तरह से बनाइए, जो कि आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है और ये समिति बन भी गई है, कमेटी बन गई है, और ये भी मैंने किसी तरह प्रभावित किया है कि सारे स्कूल बोर्ड्स को अक्रॉस द कंट्री, बड़ी 62 बोर्ड हैं स्कूल असेसमेंट के, इन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे ला करके एक क्वालिटी मेंटेन करने की बात है। आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं वैल्यूएशन सिस्टम को लेकर, और खास तौर पे अभी 10th प्रमोट कर दिया, ठीक है आपने इस साल तो बच्चे प्रमोट कर दिए, अब आप फिर अगले साल दोबारा क्या करेंगे? तो इस साल अगर हमने नहीं बनाया कोई सिस्टम, ठीक है मैं मानती हूँ इस बार कर दिया, जो हो गया सो हो गया, अगर इस बार अभी सिस्टम नहीं बना तो हम अगले सालों का क्या देखेंगे? क्योंकि कोरोना की क्या गारंटी है कि वो अगले साल नहीं आएगा? डॉक्टर्स प्रतिनिधि से भी जहां मेरी बात होती है, मैं समझ सकती हूँ कि शायद कैमरा पर आके कोई कहना ना चाहे, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग ऐसे हैं जिनका मत ये है कि थर्ड वेव आ सकती है और वो आएगी। देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप इस टॉपिक को लेकर आए, और दूसरी बात, जैसे यहाँ पर शर्मा सर हैं, क्योंकि वो एजुकेशनिस्ट हैं, वो डेप्थ में इन चीजों को जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आती हूँ इवैल्यूएशन की बात। जैसे शर्मा सर ने अपनी बात बताई कि NIOS में पहले से तैयारी थी। आज हमारी ये चर्चा इसीलिए हो रही है, इसीलिए
हम ये बोलेंगे कि पेरेंट्स की तरफ से ये भी डिमांड हमारी तरफ से भी रखी गई कि 10th के बच्चों को आप इवैल्यूएशन करके, इंटरनल असेसमेंट करके पास कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हमने जो आधारभूत काम करने होते हैं वो किसी ने नहीं किए। अब आपने बोला कि थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, हमें ये पता है, बट क्या एक्चुअली स्कूल लेवल पे या शर्मा जी जैसे शिक्षाविदों को ऐसी कमेटीज में बैठा के ये सोचा गया था, पहले प्लान बनाया गया था कि अगर हमें बोर्ड को कैंसिल करना पड़ा, ये सिर्फ बोर्ड नहीं है, मैं आपको लास्ट ईयर का बता देती हूँ, नीट भी पोस्टपोन हुआ था, एक टाइम उसको कैंसिल करके पोस्टपोन करना पड़ा था, और दूसरे टाइम जब करना पड़ा था उस टाइम पे केसेस बढ़ गए थे। तो ये ऐसा नहीं है कि कोरोना जा रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक होता है कि हमें अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं जो पेरेंट एसोसिएशन ने डिमांड की। और शर्मा जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि अगर शिक्षाविद बैठते हैं, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं और एक्सपर्टीज लाइक दिस, तो लाइक हिम, तो उससे ये फर्क पड़ता है कि इवेल्यूएशन जो भी होता है वो लार्जर पर्सपेक्टिव में हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे इन्होंने भी कहा, खैर हमने फिलहाल डिमांड की आप इंटरनल असेसमेंट कीजिए। मैं सर की बात से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि अगर लार्जली देखा जाए कि वहां टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, प्लस यहाँ टीचर और स्कूल डेफिनेटली गेम खेलेंगे, ये बात भी हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर शायद मैंने आपको लास्ट टाइम आपके शो में भी बताया था, या एक शो में मैं थी, वहां हमने बताया था कि स्कूल में जब प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं ना, टीचर या इन्विजिलेटर जो आते हैं वो पैसा मांगते हैं कि मैं तुम्हारे मार्क्स ज्यादा कर दूंगा, 2000 दे दो, 5000 दे दो, और बच्चे दे देते हैं क्योंकि एक एक मार्क्स बोर्ड के लिए बहुत मायने रखता है। और ये मैं केस बता रही हूँ 12th का, जहाँ के ऑब्वियसली जिसके मार्क्स आपकी पूरी लाइफ के लिए करते हैं। लेकिन लेट्स बी स्पेसिफिक कि जैसे आदेश की आपने बात कही, फीस का मुद्दा उठा था, तो फीस के लिए कहा गया था, कितने स्कूलों ने माना वो आप सबके, हम सब लोगों के सामने है। फिर बात आई कि अब चूंकि कह दिया गया कि एनुअल फीस या बाकी के जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव चार्जेस होते हैं वो आप नहीं लगा सकते, तो एक नया तरीका जो आया वो यूनिफॉर्म का आया, और डिसिप्लिन को लेकर आया कि नहीं, हम जो है डिसिप्लिन एनफोर्स करना चाहते हैं बच्चे को, कि लगे कि एक माहौल जो है स्कूल का क्रिएट हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो माहौल है, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बच्चे को बिठा देना, ये उसको ज्यादा स्लेवरी की तरफ लेके जा रहा है? कि यस, देखिए फीस का मामला मैं बता देती हूँ, दिल्ली सरकार ने पिछले अप्रैल में ऑर्डर निकाला, उस पूरे साल उस ऑर्डर का वॉल्यूशन हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरा, इस साल कोई ऑर्डर इन्होंने फ्रेशली नहीं निकाला है, और इस साल सब स्कूल बड़ी भी फीस दे रहे हैं और हर एड में फीस दे रहे हैं। मतलब मैं सिंपल बोलूं तो शब्दों में, हर स्कूल में त्राही मची हुई है, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री पूरी तरह से सो रखे हैं। अब आती है आपकी यूनिफॉर्म की बात। यस, देखिए यूनिफॉर्म पहन के बच्चे को बैठने के लिए हम स्कूलों में मना नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये लॉजिक दे रहे हैं जब फाइनेंशियल कंडीशन पेरेंट्स की खराब हो रही है। और यूनिफॉर्म की बात कहाँ हो रही है? प्राइवेट स्कूलों में। और प्राइवेट स्कूलों में कौन पढ़ाते हैं? बिजनेसमैन, या आप जिनका अपना कोई प्राइवेट जॉब होती है ज्यादातर। तो ज्यादातर जो प्राइवेट जॉब और बिजनेसमैन का उनका ठप हो चुका है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल में जब बच्चा जाता है तब उसके आपके डिसिप्लिन का पैरामीटर सेट करती है, बट घर में बैठकर मोर इम्पोर्टेंट इज दिस कि पेरेंट ट्यूशन फीस पे करे, जिससे बच्चे की ऑनलाइन एक्सेस मिल सके। श्रुति, मैं आज भी आपको बता देती हूँ, आज मैं शो कर रही हूँ, आज सुबह मेरे पास कई स्कूल के पेरेंट्स से मैसेज किया है कि फी पे नहीं करने के कारण मेरे बच्चे को निकाल दिया। ये हमारे है ना, बड़ी अजीब सी सिचुएशन पड़ी हुई है कि कॉमर्शियल उसमें ज्यादा ध्यान देते हैं। और हमारा प्रश्न ये भी है, ऑनलाइन में आज हम इस स्क्रीन पे 3 लोग हैं, यहाँ पर 50 भी होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। श्रुति अगर एज ए टीचर हैं, या शर्मा सर यहाँ पे टीचर हैं, तो वो 50 बच्चों को भी हैंडल कर सकते हैं और 10 बच्चों को भी हैंडल कर सकते हैं। इस इंटरेक्शन में फीस का कोई एक्चुअली खर्चा नहीं पड़ रहा टीचर को पढ़ाने में, तो स्कूल इतना क्यों फोर्स कर रहे हैं फीस को लेके? आई डू एग्री, उन्होंने टीचर्स को भी सैलरी देनी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ, बट कम से कम ये तो देखो। और कुछ आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, स्कूल से क्या कंट्रीब्यूट किया? आप शिक्षा कंट्रीब्यूट कर दीजिए इस पैंडेमिक सिचुएशन में, और कुछ नहीं करे स्कूल, आप मत दीजिए फीस में, कंसेशन में मत दीजिए, बट आप पेरेंट्स को इतना मौका दे दो कि आज नहीं 2 दिन बाद, 1 महीने बाद फी पे कर दे। यू ट्रस्ट मी, पेरेंट्स टेंशन लेता है कि मुझे बच्चे की फीस पे करनी है, और वो 101% पे करता है, पैसे लेके किसी का भागता नहीं। चलें, अब आज की जो चर्चा है वो बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगी, एनलाइटनिंग रही मेरे लिए, खास तौर पे क्योंकि सुझाव जो मैं पूरी चर्चा से डेराइव कर पाई हूँ कि प्रोफेसर शर्मा ने जैसे कि कहा कि
3 साल से 18 साल तक के बच्चे के लिए या जो स्कूलिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऑनलाइन एजुकेशन उसका विकल्प पूरी तरह से नहीं हो सकता। यूजफुल पॉइंट्स है और यूजफुल सॉल्यूशंस मुझे आज प्रोफेसर शर्मा और अपराजिता गौतम जी से मिले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमारे व्यूअर्स के साथ ये डिस्कशन में पार्ट लिया। थैंक यू। नमस्कार।